चलिए, फर्स्ट टॉपिक अपना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और ये इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। और जरा देखते हैं कि ये क्या इन दिनों क्यों चर्चा में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा 8 साल पहले शुरू की गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार ही नहीं, कई राज्य सरकारों का भी ये स्कीम है, ये विज़न है, ये सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए, ठीक है। लोगों जितने ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे, उतना ही ज़्यादा देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का यानी कि बेरोजगारी का सीन कम होगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब आप रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होना चाहिए? एक नियोक्ता होना चाहिए जो आपको रोजगार दे, एक एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको एम्प्लॉय बनाए। अब इस पूरे काम में एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि अगर हम सब नौकरियां पाने की लाइन में लग जाएंगे तो लाइन होगी अनएंडेड, है ना। इतने रिसोर्सेज है नहीं, इतना संसाधन है नहीं। और अगर हर आदमी, और वो भी अगर गवर्नमेंट जॉब सब लोग पाना चाहेंगे, तो ऐसी कंडीशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होनी है। अगर साल भर के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स है, मान लो 20,000 गवर्नमेंट जॉब निकलती है, 30,000 गवर्नमेंट जॉब निकलती है, जबकि लाखों की लाइन है, करोड़ों की लाइन है जो कि उसको पाने के लिए लगी है। तो प्रधानमंत्री जी का भी ये मानना है और हमारे दूसरे राज्यों के लोगों के भी ये मानना है, स्टेट्स का भी ये मानना है कि लोग अपने नियोक्ता खुद बने, है ना। लोग अपने एम्प्लॉयर खुद बने। और अगर आप कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो उस छोटे मोटे व्यवसाय के लिए जो फंड की जरूरत होती है, तो वो फंड कौन प्रदान करेगा? भारत सरकार। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ये योजना प्रारंभ की गई है, जिसका नाम क्या है? मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में हमें थोड़ा सा देखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन मिल जाएगा उन लोगों को जो कि अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि उसकी उम्र 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अभी 18 वर्ष का भी नहीं हुआ है, बालिग ही नहीं है, उसको व्यवसाय के अंदर लोन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और अगर कोई 65 वर्ष का हो गया है तो माना जाता है कि भाई उसने तो अपने जीवन के अंदर जो करना था कर लिया। अब जो है 65 साल की उम्र के बाद अगर कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहे तो उसको भी इस क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। अमाउंट कब तक कितना मिलेगा? अधिकतम अमाउंट कितना है? 10 लाख। हालांकि इसकी कई कैटेगरीज है, लेकिन अधिकतम अमाउंट कितना मिल पाएगा? 10 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन ले सकते हैं? सबसे पहला इंडिविजुअल्स लोन ले सकते हैं। मतलब हम आप जैसे कोई भी व्यक्ति, अगर आप में से किसी को लगता हो कि कोई स्वरोजगार करना ज़्यादा बेहतर है, तो कोई भी इंडिविजुअल भी इसका लोन ले सकता है। स्टार्टअप्स ले सकते हैं। स्टार्टअप का मतलब होता है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नवाचार युक्त काम करना चाहते हैं, तो वो भी ये लोन ले सकते हैं। इसके साथ कोई आर्टिशियंस ले सकते हैं। अगर कोई मान लो कोई पेंटर है और वो थोड़ा सा बड़े एक्सपोजर पर अपना काम करना चाहता है, एक स्टूडियो वगैरह लेकर पेंटिंग वगैरह करना, कोई फोटोग्राफर है, अलग अलग टाइप के जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट होती है, वो लोग ले सकते हैं। स्मॉल वेंडर्स, छोटी दुकानदारों वाले ले सकते हैं। और शॉपकीपर्स ले सकते हैं, रिटेलर्स ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स ले सकते हैं। ये सारे लोग इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। इसके अलावा व्यक्ति इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब भारत का नागरिक होना जरूरी है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। फिर पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस ले सकती है, और साथ साथ में जो सहकारी समितियां है वो भी इससे लोन ले सकती है। इसके लिए जो लोन जो है वो ट्रेडिंग पर्पज से भी मिलेगा, सर्विस सेक्टर के लिए भी मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी मिलेगा। 3 टर्म आई है यहाँ पे। ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर क्या होता है? कुछ उत्पादन नहीं करता, वो पुरानी जो लोगों ने उत्पादित की हुई चीज़ है उसको मार्जिन बेस पर आगे बेचता है। जैसे कि जिन दुकानों से खरीद कर आप कहते हो कि जी हम कोल्ड ड्रिंक देना है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दे रहा, क्या उसने कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन किया है क्या अपने यहाँ पे? नहीं, वो किसी एजेंसी से उसको खरीदता है ना। कई सारे पूरा चेन है, होलसेल से लेके रिटेलर तक पहुँचते पहुँचते, और वो उसको बेचता है। ट्रेडर है वो, मार्जिन पे 28 में खरीद रहा है, 30 में बेच रहा है। एक होता है मैन्युफैक्चरर, खुद प्रोडक्शन कर रहा है। कोल्ड ड्रिंक जिसने बनाई, कोल्ड ड्रिंक का प्लांट जिसका है, वो खुद मैन्युफैक्चरर कहलाता है। एक मोबाइल बनाने वाला कौन है? मैन्युफैक्चरर है। तीसरा है सर्विस सेक्टर वाला, जो कोई चीज़ बेच नहीं रहा, वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है कहीं जाकर और बदले में अपनी सेवाओं का वेतन ले रहा है, ठीक है। तो अगर आप सर्विस सेक्टर के अंदर हो और आप चाहते हो कि स्वरोजगार किया जाए तो मिल जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप एक पढ़ाना चाहते हो,
आप साइंस, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो। अभी तक आप होम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, 3-4 लोगों को घर पे बुला के बैठाते थे, पढ़ाते थे। अब उसमें दिक्कत क्या थी? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था। आप घर में बुला रहे हो, 3-4 चेयर आपके घर में थी, एक टेबल लगा दी, उस पर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा चाहते हैं कि एक प्रॉपर इकोसिस्टम मिले, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। आपने अपने घर में एक खाली कमरे में एक वाइट बोर्ड लगा रखा था, उसी पर खड़े होकर आप पढ़ाते थे। धीरे धीरे 5-6 बच्चे आने लग गए, 7-8 बच्चे हो गए। अब आप इसको अपना व्यवसाय बनाना चाहते हो, तो बहुत सी दिक्कत है। पहली दिक्कत क्या है कि अगर आप अपने रेजिडेंशियल इलाकों में काम करोगे, बाहर गाड़ियाँ खड़ी होगी तो बड़ी पार्किंग की दिक्कत होगी। दूसरी दिक्कत क्या है कि जब आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो प्रॉपर मार्केट में होना चाहिए, है ना। जब आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो कहाँ होना चाहिए? मार्केट में होना चाहिए। लेकिन मार्केट में जब आप कोई बिजनेस करना चाहोगे तो आपके लिए इनिशियल पैसा लगाना पड़ेगा। घर में तो आपका एक कमरा खाली था, आपने उसके अंदर बोर्ड वोर्ड लगा दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे और किसी जगह पे जाकर कहोगे कि भैया एक रूम चाहिए, थोड़ा सा ऑफिस का स्पेस भी उसके अंदर हो, वॉशरूम्स वगैरह हो, तो वो कहेंगे जी इस पूरे स्पेस का किराया है 30,000 रुपये, और 30,000 रुपये के साथ साथ आपको सिक्योरिटी मनी भी देनी है, 1.5-2 लाख का काम है। अगर आप मार्केट में जाओगे, 1.5-2 लाख रुपए आपके पास नहीं है, तो अपने बिजनेस को वहीं रहने दोगे ना, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर उसी कमरे के अंदर आप सीमित हो और आप अपने आप का, जिसको कह सकते हैं एक प्रोफेशन के रूप में, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो सर्विस क्लास भी इसका लोन ले सकता है, मैन्युफैक्चरर भी इसका लोन ले सकता है, और ट्रेडर भी इसका लोन ले सकता है। दे ऑल आर एलिजिबल। दूसरी बात, अगर आपने पहले किसी बैंक से लोन लिया है और लोन लेने के बाद आप डिफॉल्टर हो गए थे, तो फिर आपका सीवी वो बिगड़ गया। आपका एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि प्रोफाइल ही बिगड़ गया, है ना। आपके लिए क्रेडिट बिगड़ गया, बिल्कुल ठीक है ना। एक सिबिल स्कोर होता है। सिबिल स्कोर का मतलब क्या होता है? आपने जनरली लोन देखा होगा, अगर आप 2 व्हीलर का भी लोन लेना चाहते हो तो आपका एक सिबिल स्कोर, CIBIL स्कोर होता है। उस स्कोर के तहत वो आपको बताते हैं, देखते हैं लोन देने वाले कि आपकी क्रेडिट कितनी है। क्या पहले कोई लोन लिया और आपने चुकाया तो क्रेडिट बढ़ गई, फिर लोन लिया और चुकाया तो क्रेडिट बढ़ गई, फिर लोन लिया और चुकाया तो क्रेडिट बढ़ गई। ऐसे व्यक्तियों को तो लोन लेने के लिए फ़ोन आते रहते हैं। लेकिन अगर आपने पहले लोन लिया और किसी भी कारणवश चुका नहीं पाए, कोई भी कारण हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि जी आपका क्रेडिट जो है वो बिगड़ गया है, और बिगड़ते हुए क्रेडिट के कारण आपको लोन नहीं मिलेगा। अब अगर आपने लोन चुकाया ही नहीं तो डिफॉल्टर माने जाते हो। डिफॉल्टर अगर आप हो तो मुद्रा लोन मिलना नहीं होगा, मुद्रा लोन नहीं मिलेगा। मुद्रा लोन जैसे स्कीम की आवश्यकता क्या है? अब आप कहेंगे जी भारत में वैसे ही बैंकिंग सिस्टम खूब लोन दे रहा था। देखिए, बैंकिंग सिस्टम एक औपचारिक ऋण पद्धति। औपचारिक ऋण पद्धति का मतलब एक बैंक से आप बैंकों में लोन अप्लाई करते हो, पर्सनल लोन से लेकर होम लोन से लेकर विभिन्न प्रकार के होम लोन। लेकिन हमारे औपचारिक ऋण पद्धति की खासियत क्या है कि उसके अंदर एप्लीकेंट जो है उसके पुराने क्रेडिट को ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जो व्यक्ति बहुत समर्थ हो उसी को लोन मिलता है, जबकि रिक्वायरमेंट उसको है जो बिल्कुल समर्थ नहीं है। अगर कोई आदमी एक छोटा जैसे सब्जी की दुकान, ठेला लगाना चाहता है, सब्जी का ठेला लगाने के लिए लोन चाहेगा और उसको चाहिए भाई 1-1.5 लाख रुपए चाहिए ताकि मेन मार्केट में थोड़ा ठीक ठाक दुकान लेकर ठेला वेला लगा ले। अभी 1-1.5 लाख रुपए लोन जब बैंक से मांगने जाएगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बैंक कहेगा कि आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या है, आपकी सिक्योरिटी क्या है, आप खुद कौन हो। और सब्जी वाले को, रिक्शे वाले को, रेहड़ी वाले को, मतलब वेंडर्स को, छोटी दुकानों वालों को, इवन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ाना चाह रहे हैं, उनको कौन लोन देगा? कोई उनका क्राइटेरिया ही नहीं। समझ गए? ऐसी कंडीशन के अंदर औपचारिक ऋणों तक हमारी पहुंच ही नहीं होती। और जब औपचारिक ऋणों नहीं होते, गिरवी रखने को कुछ नहीं होता, तो फिर हमारे परंपरागत औपचारिक ऋण पद्धति में क्या देखने में आया था? ये देखने में आया था कि परंपरागत पद्धति में जिनको लोन मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़ा एक गरीबों का सेक्शन ऐसा है जिनको लोन ही नहीं मिल रहा। और जब गरीबों को लोन ही नहीं मिलेगा तो फिर हम वित्तीय समावेशन को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि वित्तीय संसाधनों तक प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक क्षेत्र की पहुंच हो। गरीब को अगर लोन दोगे तो ये मानव संसाधन विकास है। जब आपने गरीब को ऋण प्रदान कर दिया ना, तो जानते हो ये क्या है? ये है मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने ठीक ठाक लोन किसी को दिया 1.5-2 लाख का, उसने अपने परिवार में एक निश्चित आय का साधन बना लिया। वो खुद बेरोजगार था, बेरोजगारी दूर हुई, उसके परिवार के अंदर मानव संसाधन विकास के जो संकेतक है उनमें सुधार देखने को मिलेगा। संकेतक क्या होता है? एक संकेतक होता है आय, है ना।
स्वास्थ्य के संकेतक, भाई इनकम बहुत सारी चीजों को जनरेट कर देती है और आपने एक प्रकार से स्वरोजगार को जनरेट कर दिया, तो ये इसका सबसे पहला फायदा है। दूसरा क्या है, भारत जैसे देशों के अंदर बहुत तगड़ी बेरोजगारी है। सभी लोग अगर परंपरागत नौकरियों की लाइन में खड़े हो जाएंगे तो लाइन तो अनएंडेड है। आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, एक साल में 1000 वैकेंसी निकलती है। चलिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी तो फिर भी एक पैशन होता है, हो सकता है आप में से बहुतों को कई सारी नौकरियां आप उसके एलिजिबल हो सकता है आप में से किसी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ी हो, वो एक पैशन होता है। लेकिन इन जनरल अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है, बेरोजगार है, नौकरी पाना चाहेगा तो क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा तो उसकी तो लाइन अनएंडेड है। 50 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। आप छोटे एग्जाम्स की कई बार देखते हो, ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम्स देखना, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब इन 50 लाखों में से सेलेक्ट कितने होने साल भर में, बहुत कम, ठीक है। लाखों के लोगों की लाइन क्या करेगी अगले साल तैयारी, ये तैयारी रेगुलर करोगे क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है ना, अपने मालिक खुद बनो, एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन ये है कि अपना छोटा मोटा काम खुद शुरू करो, और अगर आप अपने छोटे मोटे काम पर 8 से 10 साल लगा देते हो तो ये बिजनेस के लिए कहा जाता है कि उसमें शुरू में बहुत मेहनत करके काम करना पड़ता है ना। शुरू में क्या होता है कि बहुत मेहनत करके काम करना पड़ता है। आप उसमें अपने कोई टाइमिंग सेट नहीं कर सकते कि मैं 9 बजे जाऊंगा 2 बजे आ जाऊंगा, जैसे ऑफिस सर्विस में होता है। लेकिन अगर आपने अपना मेहनत करके 8-10 साल में अपना बिजनेस सेट कर लिया तो फिर वो लगातार आपकी क्रेडिट का सोर्स बनता रहता है और आप बस उसको अपग्रेड करते जाओ और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर कम है। इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर कम है क्योंकि हम रिस्क उठाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि रिस्क उठाया जाए, और जब कोई आदमी रिस्क उठाता है तो और कौन कौन से एट्रीब्यूट साथ में आते हैं। देखिए, जब भी कोई रिस्क आदमी उठाता है ना तो वो मेहनती बनता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है। रिस्क उठाकर मेहनत कर काम नहीं करेगा। अगर रिस्क उठाया तो मेहनत नहीं करेगा, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है और आपकी मेहनत है, भाग्य भी है। लेकिन अगर आपने मेहनत ही नहीं की तो वो लोन कौन चुकाएगा। सर्विस क्लास में ऐसा बहुत होता है कि आदमी ने नौकरी की, 3-4 महीने नौकरी की, उसके बाद उसको लगने लगा कि यार इस नौकरी में मजा नहीं आ रहा, जाना छोड़ दिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग किस में नौकरी करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये बेरोजगारी को दूर करने का एक तगड़ा उपाय है। फिर अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। अगर आज कोई महिला अपने स्तर पर कोई स्वरोजगार का काम करना चाहे तो जेंडर गैप दूर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कई कामों में निपुण है, जैसे सिलाई कढ़ाई में निपुण है, जैसे कि खाना बनाने वाली चीज़ों में जितने भी फूड आइटम्स है वो निपुण है। और मज़े की बात है कि इन फूड आइटम्स जैसी चीज़ों की डिमांड इंडिया में बहुत बड़ी है। रीज़न क्या है कि लोगों की समृद्धि जब आती है तो उनको बाहर का खाना खाने की क्षमता डेवलप होती है और इस तरह की हैबिट डेवलप होती है कि वो बाहर का खाना खाए। आज अगर आप देखते होंगे, आप अपनी लाइफ में भी देखते होंगे, अपने आसपास देखते होंगे कि अब सीन ऐसा भी बनता है कि लोगों के घरों के अंदर एक टाइम था इंडिया में जब बाहर खाना वो खाता था जिसके घर में उस दिन कोई खाना पकाने वाला नहीं हो। कोई बाहर अकेला रह रहा है ना, तो ऐसे होटल्स होते, ऐसे ढाबे होते थे जहाँ पर आप दोनों टाइम खाना खाओ, मंथली पैसे दे दो, मैस जैसा सिस्टम, ठीक है। वरना बड़ी अजीब सी बात है, जब घर में खाना बन रहा है तो बाहर जाकर क्यों खा रहे हो। या एलाइट क्लास वाले लोग खाते थे, एलाइट क्लास वाले लोग के शौक थे, खूब पैसा है, चलो बाहर जाएंगे, आज इस रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करेंगे। और रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत कम होते थे, बहुत कम रेस्टोरेंट्स होते थे। ये 30-35 साल पुरानी बात है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक छोटा शहर है, कुल मिलाकर 6-7 रेस्टोरेंट है। मतलब शहर की आबादी अगर 10 लाख तक की भी है तो रेस्टोरेंट कितने, 6-7 लाख, 6-7, 8-10 रेस्टोरेंट, 8-10 रेस्टोरेंट टोटल है। क्योंकि उनमें से भी जो बहुत हाई फाई है ना वो खाली पड़े, क्योंकि एलाइट क्लास भी कम है। छोटे शहरों में कम एलाइट क्लास होते हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर। ये सिचुएशन आज से पहले की थी। बाहर जाकर होटल में खाना खाना बहुत मुश्किल था। अब आजकल क्या हो गया है, लोग अपने छोटे छोटे इवेंट्स होटल में सेलिब्रेट करने लग गए। जैसे बर्थडे पार्टीज हुआ, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह हुए, ये सब होटल्स के अंदर सेलिब्रेट होने लग गया, जो पहले घरों का अंदर हो जाता था। हाँ, वीकेंड्स पे तो अलग बात है, लेकिन इवेंट की बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा इवेंट। पहले बर्थडे पार्टीज वगैरह लोग घरों में करते थे। अगर वैसे तो अगर करते भी थे बर्थडे पार्टी, तो ये बर्थडे का काम जो है वो घरों में होता था,
कि भाई घर में आप लोगों को इनवाइट करते थे कि भाई कि हमारे बेटे का है, बेटी का है, किसी का भी बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी हुई, किसी का भी हुआ, ये सब चीज़ें। लेकिन अब देखिए, जो महिलाएं, पुरानी महिलाएं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन एक काम में वो निपुण है, और वो क्या है? खाना वाना पकाना। अगर उनकी इस क्षमता का बेहतर उपयोग करना चाहते हो, और उसका बेहतर उपयोग इस सेंस में कि उसको एक एक्सपोजर देना चाहते हो, तो इनिशियल फंड चाहिए। और बहुत से ऐसे केस भी देखने में आए कि एक महिला 50-55 साल की हो गई, पारिवारिक लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट पूरी कर दी है। कैसे कर दी है? कोई बच्चे थे 2, उनकी शादी कर दी, खाना वाना बड़ा अच्छा पकाती है। अब ऑप्शन नंबर 1 बचता है कि वो अपनी शेष जिंदगी बोर होते होते बिताए। भाई हस्बैंड वाइफ 2 जने हैं, हस्बैंड नौकरी पे जा रहे हैं, लड़की वो महिला घर पे अकेली है, और वो पहला ऑप्शन ये बचता है कि वो अपनी शेष जिंदगी बोर होते होते बिताए। दोनों बच्चे थे, दोनों की शादी हो गई। एक लड़का है वो बाहर रहता है, लड़की है उसकी शादी कर दी, अब वो घर में दोनों अकेले रहते हैं। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी तो है कि जिस काम में आप निपुण हो, जिस काम को प्रोफेशनली करने का आपको ना पहले जरूरत पड़ी, लेकिन और आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे कि कपड़े सिलने में, खाना पकाने में, है ना, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, अलग अलग डिशेस वगैरह बनाकर घर के बच्चों को खिलाना। लेकिन अब घर में कोई है नहीं, तो क्यों ना इसको एक प्रोफेशनल रुख दे दिया जाए। तो कई लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझकर अपनी लाइफ की एक बहुत तगड़ी सेकंड इनिंग शुरू करी है। सेकंड इनिंग का मतलब जिस एज में लोग बोर हो रहे हैं कि हम क्या करें, रिटायरमेंट के बाद क्या करें, रिटायरमेंट हो गया और अभी तो हस्बैंड का रिटायरमेंट ही नहीं हुआ, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, वो कामकाजी महिला जो हाउस वाइफ है वो घर में अकेली है ना। अगर एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अगर लोन वोन मिल जाए और इस प्रकार का काम वो शुरू हो जाए, तो लाइफ की सेकंड इनिंग बहुत बेहतरीन हो सकती है, और आप जो है उसके अंदर जो अपने आप को प्रोफेशनली भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये इसके बहुत फायदे हैं। फिर अगर देश के आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर हम आर्थिक विकास की बात करें, अगर हम प्रॉपरली वित्तीय समावेशन कर दे, तो आर्थिक विकास जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर कम ब्याज दरें इसके अंदर होती है, हाशिए पे यानी कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर ध्यान दिया गया, उनको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर एड्रेस दिया गया है। अगर हम विभिन्न प्रकार के हमारे जो भारत के राज्य हैं उनका प्रदर्शन अगर देखें, तो हम देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है तमिलनाडु का, फिर बिहार का, वेस्ट बंगाल, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, गुजरात, झारखंड, असम, पंजाब और फिर छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देखने को मिलता है। अब चढ़ा इसकी चुनौतियों पर बात कर लेते हैं। पहली चुनौती अगर हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में कुछ लाभार्थी इसके अंदर आए हैं, लेकिन देखने में आया है कि ये टारगेटेड तरीके से हम संपन्न नहीं कर पाए। टारगेटेड का मतलब होता है लक्षित तरीके से हम संपन्न नहीं कर पाए हैं। लक्षित का मतलब जिनको लोन्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पहली प्रायोरिटी उसको मिले, हम इसको पूरा नहीं कर पाए, है ना। अक्सर करके ऐसा देखने को मिला है कि उन लोगों को भी लोन मिल गए जो उतने नीडी नहीं थे, और उनको नहीं मिल पाए जो बहुत नीडी थे। एनपीए का कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी सामने आ रहा है। एनपीए का कॉन्सेप्ट का मतलब जिन लोगों ने लोन लिया वो चुका नहीं पा रहे, ठीक है। फिर क्या होता है कि वित्तीय साक्षरता का लोगों के पास में अभाव है, लोगों को पता नहीं कि सिस्टम को कैसे रन किया जाए और क्या उनके लाभ है, क्या बेनिफिट्स है, तो लोग वित्तीय साक्षरता का अभाव भी इसके अंदर देखने में आ रहा है। निगरानी, सरकार क्या इस पर जो कंट्रोल है वो उतना प्रॉपर नहीं है, तो अगर इम्प्रॉपर निगरानी हमें देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं इसके अंदर समस्याएं आ सकती है। तो तरीका क्या अपनाया जाए? सबसे पहले जागरूकता अपनाई जाए। दूसरा, जो लोग लोन ले रहे हैं उनके अंदर ये इकोसिस्टम भी डेवलप किया जाए कि अगर एक बार वो लोन ले रहे हैं तो उसको प्रॉपरली चुकाएं, क्योंकि स्कीम देश के लिए है, देश के सभी लोगों को लाभान्वित कब होंगे और उनको भी लाभ कब मिलेगा। आपने 3 लाख का लोन नहीं चुकाया तो आपको कोई लाभ हो जाएगा क्या? नहीं ना। 3 लाख के लोन से खुद का रोजगार स्थापित कर दो और एक परमानेंट इनकम का सोर्स खुद का बना लो और लोन अपना चुकाओ टाइमली, ये एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो ये जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है। समयबद्ध तरीके से जो है हमको लोन मिले, इसके लिए एक निगरानी सिस्टम होने की जरूरत देखी गई है। इसके अलावा मुद्रा लोन में कुछ और भी सेवाएं देखी जा सकती है, जैसे कि अगर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उनको और भी विभिन्न कार्यों के लिए छोटे मोटे लोन्स दिए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए ताकि आवेदन अच्छे से हो पाए, और साथ साथ में आवेदन की जो संख्याएं हैं उनका प्रॉपर्ली निपटारा भी हो
तो ये मुद्रा लोन है जो कि भारत सरकार की स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसका कहीं ना कहीं लाभ बहुत ज़्यादा देखने को मिला। चुनौतियां भी है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना भी कुछ बदलाव तरीके से करना चाहिए। वित्तीय समावेशन की एक स्कीम है।